धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गिरेबां चाक किए फिर रहा हूं गुलशन में। जी हाँ, गिरेबां चाक किए फिर रहा हूं गुलशन में। गुलों की शाख से बिछड़ा हुआ गुलाब हूं मैं। बहारें रूठ गई एक फरेब दे के मुझे ना देखो कि उजड़ा हुआ शबाब हूं मैं। शायद आज यही हालत भारत के मुसलमान की है। उससे जो वादे किए गए थे देश के बंटवारे के बाद, और उसे जो गारंटी दी गई थी कि उसको भी यहाँ बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन आज वो दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया। और हालत ये है कि वो अपनी इस पीड़ा को किसी से कह भी नहीं सकता। वो बहुत सारे ऐसे इल्जाम अपने ऊपर ढोए जा रहा है जिसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं है, क्योंकि उसके लोग ना लिखना जान रहे हैं, ना बोलना जान रहे हैं, ना उन्होंने चीजों को उसको समझाया है। तो वो अपने ऊपर ऐसी एक तोहमत लिए घूम रहा है कि जंगे आजादी के बाद मुल्क के बंटवारे के लिए वो असल में जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लेकर देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा सर अपना एक नजरिया रखते हैं। हमने पिछले हफ्ते उनके साथ एक बातचीत शुरू की थी कि मुसलमानों का पॉलिटिकल शऊर, यानी कि उनकी जो राजनीतिक चेतना है, वो इतनी कमजोर क्यों है कि लोग उनका वोट ले लेते हैं, उन्हें टिकट भी नहीं देते, फिर संसद में जाने के बाद उनकी बात भी नहीं करते हैं। तो अब हमने तय किया है कि हफ्ते में कभी कभी इस मुद्दे पर बात जरूर किया करेंगे। तो आज हम टॉपिक लेना चाहते हैं, मुद्दा लेना चाहते हैं, या उस मसले को छूना चाहते हैं जिस पर लोग बात करने से भी कतराते हैं, कि जो बंटवारा हुआ मुल्क का, जो बटा मुल्क, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में मुसलमान जिम्मेदार हैं, या मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई थी? बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए और इस अहम टॉपिक पे, क्योंकि भारत देश के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत को भी कमजोर करने का रास्ता मुस्लिम कम्युनिटी के रास्ते के थ्रू उनको बदनाम करके भारत को कमजोर किया जाए। और इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं कि भारत को मजबूत करने की, बर्रे सगीर वाले भारत को मजबूत करने की, आजादी से पहले अखंड और आजादी के बाद इस भारत को मजबूत करने की, अखंड भारत बनाने की नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप जरा एक बार फिर दोहराता हूं। बर्रे सगीर के भारत की, जो आज का इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, उसको एक रखने की और उसको मजबूत रखने की जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी मुसलमान निभा भी रहे थे, वो मुसलमानों के सर पे किसी भी और कम्युनिटी से ज्यादा था। ये बात हमारे लोगों को समझनी चाहिए। अगर हम अपना इतिहास, माजी ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारा आज जो हालिया वक्त है और मुस्तकबिल कभी भी ठीक नहीं होगा। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो बहुत सारे दानिशमंद लोग भी हैं, वो भी वही इतिहास हमारे लोगों को सिखाते हैं, जो इतिहास नजर आता है लिखा हुआ, जो लिखे हुए के पीछे हालात हैं, वो उसकी तर्जुमानी करना सबसे अहम होता है किसी भी कम्युनिटी को अपना माजी और अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए और समझने के लिए और हाल अपना ठीक करने के लिए। तो मेरी कोशिश यही है, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इसमें आप ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि हम अपनी हिस्ट्री ज्यादा पीछे तवील में नहीं जाके पिछली सदी वाली से हिस्ट्री से शुरू करें और समझें कि ये जो साजिश बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ लग रही है, क्योंकि मुहाफिज थे मुसलमान एक बड़े भारत के, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था अंग्रेजों के यहां आने से पहले, और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की सलाहियत उसके अंदर है। तो उसको रोकना पड़ता है उसकी सलाहियत को हासिल करने से। तो ये मैं इस टॉपिक पे जो आपने ये सीरीज शुरू की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुसलमान इसकी एक धुरी हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत जो है, जो अफगानिस्तान से लेके और बर्मा तक था, और कश्मीर से लेके दक्कन के कन्याकुमारी तक था, वो भारत की इकोनॉमी जो है, उसके जो वसाइल थे वो दुनिया की 25 से 27% थे। ठीक है। अंग्रेजों के आने के बाद और अंग्रेजों के जाने के टाइम 3% रह गए। ये बहुत अहम बातें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ सवाल ले लेते हैं जी।
मुझे लगता है कुछ सवाल ले लेते हैं, और यहाँ अभी तक जो आपसे बातचीत हुई है, या जो भी आपने तमाम चीजें रखी हैं, उसमें कुछ सवाल उभर रहे हैं। पहला सवाल ये, आपने कहा कि इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ेगा, सही से समझना पड़ेगा। तो आप भी जो मोदी जी कर रहे हैं, रात दिन बस जो है इतिहास के पन्नों को उलट के गौरवान्वित पल महसूस करा रहे हैं, हम ये थे, इससे क्या होगा? भविष्य की बात करिए। मैं यही कह रहा हूं, इतिहास से सीखेंगे, जब भी जो हाल है वो ठीक होगा और जब भी मुस्तकबिल ठीक होगा। वरना एक ट्रेन में हम लोग बैठे हुए गलत रास्ते पे जाए जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान बनवाया, तो बनाया तो अगर बनवाया मुसलमानों ने तो गुनाह किया, तो गुनाह की सजा भुगतनी क्या बुराई है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये हर एक जो भारतीय मुसलमान है उसकी जहन में ठूस ठूस के ये बात भर दी गई है कि हमने पाकिस्तान बनवाया, जबकि हम लोग पाकिस्तान बनने के सबसे ज्यादा खिलाफ थे, लॉजिकली भी, एक्चुअली भी, और रहेंगे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान दो शहरों का हुआ है, एक भारत का और एक मुसलमानों का। तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? लेकिन मैं इतिहास को इतिहास की तरह ही बताऊंगा। तो एक तो भारत वो था, तब कौन राज करता था नहीं करता था वो एक दीगर बात है, उस पर मैं जाऊंगा तो बहुत लोगों के मिर्चे लगेंगे, लेकिन सच्चाई है ये। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, अंग्रेजों ने इस देश को तबाह बर्बाद किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों की नफरत इसलिए पैदा की क्योंकि वो इस मुल्क को एक जहदी से रख रहे थे। पूरे काम ठीक किए ऐसा मैं नहीं कहूंगा, वो इस्लामिक शासक नहीं थे, मुसलमान शासक जरूर थे, लेकिन कुछ इस्लाम की जो बुनियादी बात है ना, इंसाफ और बराबरी की, उनको मजबूरन माननी पड़ती थी। इसीलिए भारत इतना ताकतवर था। अगर वो इस्लामिक रूलर्स होते तो वो इंसाफ और बराबरी कायम करते। भारत में बराबरी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वो ये फरमान एक जारी करते कि आज से कोई किसी को धार्मिक स्थल में जाने से नहीं रोकेगा। एक फरमान जारी करते कि कोई पानी पीने से नहीं रोकेगा। एक फरमान जारी करते कोई किसी को पढ़ने लिखने से नहीं रोकेगा। किसकी मजाल थी जो अलाउद्दीन खिलजी के सामने चू कर जाता? किसकी मजाल थी जो औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, चाहे बाबर हो, कि उनके सामने चू भी कर जाता? लेकिन उन्होंने ये इस्लामिक काम नहीं किया। ये एक गलती थी उनकी, लेकिन उसको भी हम भूल जाते हैं। हम सीधे आते हैं सन 1900, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिनेरियो था ना पूरे मुल्क दुनिया का, उसमें आते हैं सीधे जंप मार। और वो सिनेरियो ये था कि जिन्ना साहब थे, वो एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। खैर मुस्लिम प्रैक्टिसिंग हो या नहीं हो उसमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम घर में तो पैदा हुए थे, लेकिन वो कोई भी कलमा तो वो पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे या मानते होंगे, उसको मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो बज़ाहिर नहीं करते थे। और उनका कहना, जब गांधी जी ने 1917 में एक ये जो 1918-19 में 17-18-19 में ये कहा कि हम खिलाफत यानी कि सल्तनत उस्मानिया की सपोर्ट करेंगे, किस चीज के एवज में? कि मुसलमान भाई जो है हमारी गौ रक्षा में मदद करें। तो जिन्ना ने तब ये कहा था, जिन्ना साहब ने, कि ये धर्म को जो राजनीति में लाया जा रहा है ये भारत को नुकसान पहुंचाएगा, और गांधी जी का क्रिटिसिज्म किया। वही जिन्ना साहब धर्म के को राजनीति में लाए और मुसलमानों का देश मांगने लगे। लेकिन साथ साथ एक और चीज भी हो रही थी। एक आरएसएस नाम का संगठन बन रहा था 1925 के आसपास। वो क्या कह रहा था? वो भी धर्म के नाम पे राज मांग रहा था। वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, और जिन्ना साहब बिल्कुल सेम टू सेम भारत में से एक हिस्सा मांग रहे थे मुसलमानों का राज बनाने के लिए। ये दोनों चीजें यहीं पे रोक लेते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं। एक सवाल बहुत मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए। सवाल ये है कि गांधी जी को जिस वक्त वो यहाँ पे आते हैं, उनसे बड़े नेता थे तिलक, गोखले, तमाम सरदार पटेल टाइप के, वो तो कुछ मानते ही नहीं थे गांधी जी को यहाँ। अब गांधी जी को बड़ा नेता बनना था तो उन्होंने मुसलमानों के कंधे पे सवार कर लिया अपने आप को, कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन का समर्थन करते हैं, मुसलमानों ने सिर पे बैठा लिया। अब जब जिन्ना को लगा कि उन्हें लीडर बनना है तो उन्हें भी कोई और नहीं मिला, उन्हें लगा कि मुसलमानों के कंधे पे सवार होना पड़ेगा, जज्बाती बात करनी पड़ेगी। तो ये तो हमेशा से मुसलमानों के साथ आजादी से पहले से भी होता है और आज भी हो रहा है। तो अब अगर माजी से सीखने की बात जो मैं कह रहा हूं बार बार, उससे सीखें
और अब उससे इबरत और सबक लें। इसीलिए आपने बिल्कुल सही फरमाया, यही चीज मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं कि उस हालात से सीखें। लेकिन जब ये, और इन दोनों चीजों से आप समझिए इस बात को, मुस्लिम उस वक्त करीब 30-35% थे मुल्क में, कमजोर तबके तब भी मतलब बहुजन थे, मतलब सबसे ज्यादा थे। अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ही ले लिया जाए तो मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी मिला के करीब 60% भारत की आजादी बनते, 55 से 60%। किसी और की सरकार आती, किसकी आती? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, मजलूम, और मुसलमानों की या ओबीसी की, वो भी मजलूम थे। जो वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट तो शूद्र है ना, जो सॉरी ये शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल्स और मुस्लिम और क्रिश्चियन और बौद्ध तो है ही नहीं सिस्टम में, मतलब हम लोग तो एग्जिस्ट नहीं करते। और जो ओबीसी है वो शूद्र है। तो ये जो स्थिति थी, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, 1925 के आसपास एक और बड़ा फिनोमिनन हो रहा था, एक और बड़ा काम भी हो रहा था। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक तरीके से इंस्पिरेशन ले रहे थे अपने जो पुराने बुजुर्ग रहे उनसे। तो ये क्या आंदोलन था? अछूतों का आंदोलन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? एक भीम सेना बनाई, भीम सेना, तो समता सैनिक दल, सॉरी, तो जो बनाई थी उसी से सीख के आरएसएस नहीं, आरएसएस बनाई। वो क्या थी? वो थी अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो बाद में बनी, उसके हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या काम किया? 1927 में मनुस्मृति जलाई। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी के खिलाफ, डायरेक्ट खिलाफ थी। वो छुआछूत को मानने वाली कॉन्सेप्ट था। तो मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जलाई। तो ये दोनों पैरेलल आंदोलन भी चल रहे थे। ये मैं मुसलमानों से हट के बात बता रहा हूं आपको। ये तीनों चीजें एक साथ समझने की हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने वाली समिति से बाहर रखा गया, तो मुसलमानों ने, उस वक्त एक तबका मुसलमानों का इतना बाशऊर था कि उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की समिति में भिजवाया। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान बनाया, जिसमें सारे मजहबों की और सारे जो हमारे बुजुर्ग, बड़े बड़े जो हमारे पीर रहे हैं, जो रिस्पेक्टेड फिगर्स रही हैं, जो महापुरुष जिन्हें कहा जाता है, कबीर हो, रायदास हो, रविदास हो, या हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, या ख्वाजा गरीब नवाज हो, ये सबका जो जुज था ना इंसाफ और बराबरी का, वो संविधान में डाला। सब बराबर हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, हर एक आदमी को मुल्क का बराबर का मालिक बनाया। ये मुसलमानों की वजह से बनाया, क्योंकि मुसलमानों ने बाबा साहब को इस समिति में लाया। उससे पहले जब महाड़ आंदोलन, पानी पीने का आंदोलन था ना, एक तालाब से पानी उठाया था, तब मुस्लिम समाज ने रास्ता दिया, वरना बाबा साहब को मारने के लिए और रोकने के लिए चारों तरफ एक तरीके से हुजूम था, हथियारबंद लोगों का, रास्ता मुसलमानों ने दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बन रहा था, जिसको मैं बता रहा हूं 50 से ज्यादा % था। और इसी के साथ साथ ये अगर मुल्क तकसीम ना होता, जिन्ना साहब को ये बात नहीं पता थी, वो तो बहुत बाशऊर आदमी थे, उनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ आदमी को बाशऊर कहेंगे कि अपने दोस्त की बेटी से शादी कर ले रहा है, आप उसे बाशऊर बाशऊर कह रहे हैं बार बार। बाशऊर क्या मतलब होने का मतलब यही है कि डिग्री है आपके पास, बाशऊर हो जाएंगे? नहीं, मैं अभी मॉरल उसकी बात नहीं कर रहा। मॉरल उसकी देखा जाए तो एक लंबी तवील बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल शऊर था उन्हें, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। अगर उनकी कमियां गिनवाने लग जाऊंगा तो फिर आपके इंटरव्यू में और कुछ नहीं होगा। और वो गुनाहगार इसलिए हैं कि वो पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअली बाशऊर थे। मॉरली वो एक मॉरली करप्ट आदमी थे। वो एक बहुत लंबी तफसील हो जाएगी उस पर। लेकिन हमारे यहां भी और पाकिस्तान में भी, जिस पाकिस्तान के रहने वाले लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, जो एक फेल्ड स्टेट बन गया, वहां पे कायदे आजम कहा जाता है उन्हें। ये है साजिश। तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि उस समय दो लोगों का नुकसान हुआ। एक तो भारत का कैसे?
जो वर्ल्ड की ताकतें थी उस वक्त, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्हें क्या नजर आ रहा था? भारत, मतलब आज का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक, बराबर में तेल मिडिल ईस्ट का। तब चाइना को नहीं मिलता। आप समझिए इस बात को, यह है दूसरी बड़ी साजिश। ये चाइना को नहीं मिलता तब वीटो, मतलब नेहरू जी पे बहुत इल्जाम लगता है कि उन्होंने चाइना को दे दिया अपना वीटो। तब तो सवाल ही नहीं था ना चाइना का वीटो, वीटो की बात ही कहां हो रही थी चाइना के लिए? तब जब भारत अगर एक था तो वीटो तो भारत का ही था। अब आप समझ लीजिए, 5 वीटो पावर से 6ठी वीटो पावर भारत था। अब तेल हमारे बराबर में था, तेल की राजनीति पे कौन कब्जा करता? हम ही लोग जमा लेते, बड़ा मुल्क हो लेते तो हम ही जमा लेते कब्जा उस पे। पड़ोस में थे ना। और एक इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, आपस में दोस्ती तो आज भी देखिए, मैं ये बात कहता हूं, भारत की जो आज 15% की मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर इसको ठीक से लेवरेज किया जाए तो सारे 58 इस्लामिक देशों से जो संपदाएं हैं वो लेने के लिए, हासिल करने के लिए इन्हें हम एक मजबूत आर्म ट्विस्टिंग कह लीजिए या लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय 35%, तो कितना बढ़िया गठजोड़ बनता और भारत नंबर 1 देश 1950 और 60 में बन गया होता। तो किसका नुकसान होता? सारी वेस्टर्न पावर्स का। तो वेस्टर्न ताकतें सारी, वेस्टर्न ताकतों का ही तो एक वो तो प्रीवी काउंसिल में प्रैक्टिस करते थे ना, 2 लाख रुपए पर अपीयरेंस फीस लेते थे। तो वो किसके नुमाइंदे थे? वेस्टर्न ताकतों के। ये जो गोलवारकर वगैरह थे, आरएसएस के लोग, ये किसके टच में थे? सब वेस्टर्न ताकतों के। तो ये दोनों का गठजोड़ कौन बना रहा था? वेस्टर्न ताकतें, अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन की ताकतें जिन्ना साहब का और आरएसएस का गठजोड़ बना रहे थे, ताकि बाबा साहब को और मुसलमानों को और कमजोर तबकों को आपस में दूर रखा जाए। तो वो लोग सक्सेसफुल हो गए और हम लोग हार गए। ये साजिश भारत को कमजोर करने की थी और मुसलमानों को कमजोर करने की थी। पाकिस्तान मुसलमानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। चाहे कितने भी लोगों का कत्लेआम हो जाता, भारत के टुकड़े करने के लिए जिसने भी हां की। और मौलाना आजाद की मैं इस बात में तारीफ करूंगा, उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से भी और उसके अलावा भी उनका एक 10 मिनट का भाषण का क्लिप है, वो लोगों को सुनना चाहिए। अगर कितना भी कत्लो गारत हो जाती, आज उससे 100 गुना ज्यादा कत्लो गारत हुई है उसके बाद। अगर मुल्क एक रहता तो मुसलमान एक अपना हक ले लेते, दूसरे मजलूमों को उनका हक देने के लिए मजबूर रहते। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान सारे फरिश्ते होते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर जो कॉम्बिनेशन बनता, वो एक्सप्लॉइटर्स और मुसलमानों के और मजलूमों के बीच का जो एक कॉम्बिनेशन बनता ना, तीन तरफ का प्रेशर ऐसे होते कि ये दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और इंसाफ और बराबरी से काम करते और देश हमारा किसी भी हालत में कमजोर नहीं होता। ये बात समझने की है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हम आगे की कोई चीज समझ ही नहीं सकते। तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश था मुल्क का तकसीम, और आरएसएस को और जिन्ना को बहुत फायदा हुआ उससे। ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन अभी एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपने बताया कि जिन्ना तो कायदे आजम बन गए, वहां तो उनके मजार पे 24 घंटे समय रोशन होती हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, सलाम बजाते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन यहाँ जिन मौलाना आजाद ने मुसलमानों को रोका, गारंटी दी, उनके मजार पर कुत्ते घूम रहे हैं, चरसी पड़े हुए हैं, कोई जाके झांकता भी नहीं है। वो भारत को एक रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया था ना। अच्छा, आप समझ नहीं रहे भारत को तोड़ने वाले के लिए क्या हो रहा है। और वेस्टर्न ताकतें जिन्ना को आज भी प्रमोट करती हैं ना। और जो ये ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो आरएसएस के साथ तो खुल के आ गई ना। और कितने सबूत चाहिए। और वो मौलाना आजाद अगर उनकी बात मुसलमान सुन लेते उस वक्त, मुसलमान नहीं, सॉरी, आरएसएस के लोग तो क्यों ही सुनते, मुसलमान अगर जिन्ना को रोक लेते उस वक्त। ये मुसलमानों की गलती सिर्फ एक है कि उन्होंने ताकत लगा के जिन्ना को सप्रेस या क्रश नहीं किया। आज भी वो काम गलती कर रहे हैं हम, ऐसे लीडर्स हैं जो देखिए, अगर आप अपने आप को बाशऊर कम्युनिटी मानने की कोशिश करते हैं या पेश करते हैं, तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिन्ना को उस वक्त क्रश करना मुसलमानों की जिम्मेदारी थी, जो हमारे उलमा हजरात भी फेल हुए, सिर्फ सिविल बातें करते रह गए। मतलब इसीलिए मैं कई बार कड़वी बातें करता हूं, उसकी वजह है जो गलती हमने तब कही। हमारे मौलानाओं ने, ईमानदार मौलाना थे, इस वक्त से ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा। इनके बुजुर्ग, जिनकी आज थोड़ी मैं तनकीद करता हूं जिनके ऊपर, वो इनसे बहुत ज्यादा ईमानदार और शरीफ लोग थे। लेकिन अगर वो जिन्ना को क्रश करते
तो भारत का भी भला होता और मुसलमानों का भी भला होता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये नहीं बताइए, किया वो गलती है, वरना साजिश आरएसएस, बताइए। जिना और वेस्टर्न ताकतें की थी, मुसलमानों की नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताइए जरा, आज हम संचार क्रांति के दौर में हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में, मोबाइल है, हमारी जानकारी में आ जाती हैं। क्या उस वक्त छोटे छोटे स्टेटमेंट क्या लोगों तक पहुंच पाते थे? एक माहौल चारों तरफ से बना, लोग चल पड़े, ठीक है, ये भी नहीं समझ पा रहे थे लोग कि रुकें या चले जाएं। तो उस दौर के हालात को आज बैठ के इतनी आसानी से कह देना कि मुसलमानों को क्रश कर देना चाहिए था, जिन्ना को या मौलानाओं को उस चीज को समझ लेना चाहिए था, इतना आसान है क्या? देखिए, जिना साहब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उनके पास एक तंजीम थी, यहीं दिल्ली में रहते थे ना, जिना हाउस है यहाँ पे, पुरानी दिल्ली के सो कॉल्ड बाशऊर मुसलमान, जिसमें से मैं भी आता हूं, मेरे बुजुर्ग भी आते हैं, पैदल चल के जाने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। तमाम रिक्शे वालों का इलाका है पुरानी दिल्ली। कभी वहां पे कोई मस्जिद बनाई आप लोगों ने? रिक्शा, तांगे और यही सब चीजें वहां देखने को मिलती हैं। ओखला चले जाइए, जहां जाके मुसलमान बसे हैं, वहां भी रिक्शा, तांगे खड़े मिलते हैं। क्या किया मुसलमानों ने दिल्ली में भी? जिना साहब के घर के बीच का और जामा मस्जिद का रास्ता बता रहा हूं आपको, मुश्किल से 10-15 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये जमीयतों की तंजीमें क्या कमजोर थी उस वक्त? इससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो शराफत में रहे। उस वक्त आयरन हैंड लेना चाहिए था इनके बुजुर्गों को। वो बाशऊर लोग थे, मैं ये कह रहा हूं ना, वो बहुत सभ्रांत लोग थे, अगर आज की भाषा में समझाया जाए तो। उन्होंने मुखालफत तो की, लेकिन जबरदस्त सड़क पे आके मुखालफत अगर वो कर देते तो हमारा देश, आप और हम, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश में बैठे होते। हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे होते। यहां पर इंसाफ और बराबरी का बोलबाला होता, डेमोक्रेटिक ताकतों का बोलबाला होता। अमेरिका नहीं सिखा रहा होता इराक में कि डेमोक्रेसी कैसे आएगी, लीबिया में डेमोक्रेसी कैसे आएगी। ये ज़ायनिस्ट ताकतें नहीं सिखा रही होती, हम सिखा रहे होते, या हम सिखा नहीं रहे होते, बल्कि बराबर से एक मॉडल दिखा के तैयार कर रहे होते। और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो इतने जालिम नहीं होते। तो जिन्हें आप बाशऊर कह रहे हैं, बड़े बड़े हजरतजियों की मैं बात कर रहा हूं, क्या उन हजरतजियों के दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि ठीक है यार, ये जिन्ना यहाँ से टलेगा, हमारा नंबर आएगा, ये यहाँ रहेगा तो हमारी शायद उतनी पूछ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों में आपस में इख्तलाफ नहीं थे या आज इख्तलाफ नहीं है। कोई एक नेता के पीछे तो मुसलमान हो नहीं रहे हैं जी, या दूसरे नेता को गिरा के दूसरा नेता खड़ा होने की कोशिश जैसे आज कर रहा है, तो उस वक्त भी बहुत सारे कर रहे होंगे। देखिए, जिन्ना साहब पॉपुलर लीडर कभी नहीं थे। उनको पॉपुलर लीडर 1930 के बाद देखा गया। वो तो पब्लिक से बात ही नहीं करना चाहते थे ना, वो तो ड्राइंग रूम में बैठ के रास्ता बताते थे, ये कर दो बस। पब्लिक में उनको लाया गया है एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत, जिसमें सरकार ने उनकी मदद की। मुस्लिम लीग की बनी बनाई एक तंजीम का जो बन के वो आ गए, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मदद की उनकी, जैसे आरएसएस की ब्रिटिश गवर्नमेंट मदद कर रही थी। वरना आरएसएस की क्या हैसियत होती, बताइए आप मुझे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन चल रहा था, जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, तो ये आरएसएस की क्या औकात रहती? ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी बातों से, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपकी बातों से एक सार निकल रहा है कि जो कुछ किया वो अंग्रेजों ने किया, यानी हिंदू भी नहीं समझ पा रहे थे आरएसएस के जरिए उनके साथ क्या कराया जा रहा है, यानी दलित, एक मिनट सर, यानी दलित भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, मुसलमान भी नहीं समझ पा रहे थे। तो इसमें फिर तो ना हिंदुओं को दोष दिया जा सकता है, ना मुसलमानों को दोष दिया जाता है, तो सीधा अंग्रेजों ने किया, सारा षड्यंत्र उन्होंने रचा, ये तो मोहरे थे बस। मैं नाम ले लेके बता रहा हूं। देखिए, आप हिंदू कहते हो तो फिर उसमें समझाना पड़ता है मुझे, आप हिंदू किसे समझते हो? अपर कास्ट जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी है उसको, या 85% या 90% लोगों को? ये समझना पड़ेगा ना। आप मुसलमान किसे समझते हो, जिना को या मुसलमानों को? आप देखिए, चुन चुन के आरएसएस के लोग कोई हिंदुओं के नुमाइंदे नहीं थे, वो एक वर्ण व्यवस्था के नुमाइंदे हैं। आप पढ़िए गोलवालकर साहब को, आप पढ़िए आरएसएस की जो मेंटालिटी है, मनुस्मृति क्या 90% लोगों को हक क्या, नौकर से अलावा तो वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे।
और कुछ लोगों को तो ये कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, अवर्ण है, शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, जैसे हम नहीं है ना वैसे वो भी नहीं है ही नहीं। और जो ओबीसी हैं उनको शूद्र। तो ये समझने की बात है ना, एक तरफ वो, एक तरफ जिन्ना साहब, एक तरफ बाबा साहब का आंदोलन और एक तरफ कमी। मैं देखिए अब शिकायत तो आदमी अपनों से ही करेगा ना। मैं आज के मौलानाओं के खिलाफ हूं, उस वक्त के मौलानाओं के खिलाफ नहीं हूं। उनमें जमीर था, समझ की कमी हो सकती है लेकिन जमीर था, और वो उस वक्त चाहते, वो सिर्फ शराफत में अपनी अदाब और अलकार में रह गए। जिन्ना साहब की औकात और हैसियत नहीं थी मौलानाओं के सामने कुछ भी। वो तो सरकार ने प्रमोट किया ना एक सैलाब। अब मैं नाम लेके नहीं बनाना चाहता वरना बहुत सारी रैलियां कामयाब होती है। मैं अगर जाके यूपी में एक रैली का परमिशन मांग लूं, उल्टा मुझे रामलीला मैदान में परमिशन नहीं दी, मैं उल्टा मतलब कोर्ट जाना पड़ रहा है, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। कोई और अगर रैली की परमिशन मांगता है तो उसे पूरी तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। जिन्ना साहब को सरकार पूरी तरीके से प्रमोट करती थी, उनसे बात करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाती थी। वो क्या नुमाइंदे थे मुसलमानों के? ठीक है, अच्छा ठीक है, मौलानाओं को बुला के बात करते हैं ना। ये होता है प्रमोट करने का तरीका, एक आर्टिफिशियल लीडरशिप को थोपने का तरीका। एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि आपकी बातों से सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये जो आरएसएस वाला ग्रुप था जो देश का बंटवारा चाहता था, वो भी अंग्रेजों के हाथ में खेल रहा था। उसे अपनी शायद उतनी अकल नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ये भाई उनका, मैं गलत समझ रहे हैं आप, उनका फायदा हो रहा था ना, जिन्ना साहब का फायदा हो रहा था, आरएसएस का फायदा हो रहा था। वर्ण व्यवस्था लागू, जो मैंने निजाम बताया आपको, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुसलमान होते, वो बैलेंस रहते आप एक दूसरे से। समझ गया, उसमें वर्ण व्यवस्था खत्म होती। आपको यही डिफरेंस समझना है। जिन्ना साहब की हैसियत जीरो रहती, एक अच्छे वकील थे रहते, लेकिन वो कायदे आजम ना बनते। कायदे आजम एक जमीर फरोशी से बन सकते थे वो। आरएसएस वर्ण व्यवस्था दोबारा भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रहते हुए, मुसलमानों के रहते हुए ला सकती थी, तो अंग्रेजों का साथ देके वही उन्होंने किया। नहीं, अब इसको एक चीज और बताइए, क्योंकि एक थ्योरी ये कहती है कि जो पूरा का पूरा राइट विंग था, ये चाहता था कि बगल में धर्म के आधार पर, यानी कि इस्लाम के नाम पे मुसलमानों का कोई देश बन जाए, ताकि कुछ साल बाद आगे चल के जो है वो भारत को कहें कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। और आज वो उस काम को कह रहे हैं। देखो, मुसलमानों के तो एक देश दे दिया, हमारे देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो ये तो उन्होंने बहुत प्लान वे में किया है, भोलेपन में नहीं हो गया उनसे, ऐसे ही नहीं हुआ वो सब। वर्ण व्यवस्था, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूं, ये बातें अंग्रेजों से नेगोशिएट करके हुई हैं। जैसे जिन्ना साहब ने नेगोशिएट किया होगा ना कि आप पूरे मुसलमानों को मरवा दो, मुझे कायदे आजम बनवा दो। वही बात इन्होंने ये कही, ये आरएसएस के लोगों ने कही कि हमें अपनी वर्ण व्यवस्था स्थापित करनी है। और वेस्टर्न पावर्स को ये सूट करता था ना कि भारत एक मजबूत देश ना बने, तो ये आपस में एक तरीके से एलाइज थे, दोस्त थे, एक दूसरे का मकसद हल कर रहे थे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में कुछ चीजें हमें खत्म करने की तरफ जाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा मुद्दा है। इस पर जितना बहस की जाए उतनी कम है, बड़े बड़े सेमिनार भी इस पे कम पढ़ सकते हैं। अब आपकी बात से एक मसला निकलता है, चलो भैया जो 70-75 साल पहले भूल हो गई उसे छोड़ देते हैं, और आज बहुजन समाज और मुस्लिम समाज एक साथ आ जाए। आज भी अच्छी खासी तादाद में हो सकते हैं, 25-30% वो हो गए और 15-20% जाके मुसलमान हो गए, 50% तो आज भी वोट बन रहा है उनका, तो वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने कहां कमी छोड़ी? किस दलित नेता को, किस ओबीसी नेता को अपने सर माथे पे नहीं बिठाया? उन्होंने क्या दिया मुसलमानों को जी? देने, फिर गलत तरीके से। इसीलिए मैं कह रहा हूं तरीका गलत है ना। बराबर बैलेंस ऑफ पावर में कह रहा हूं आपसे। उस समय भी कह रहा हूं कि मुसलमान 35% थे, बाकी लोग भी थे ना 35%, बैलेंस ऑफ पावर रहता और बराबरी से रहता। वो नहीं है ना। आप किसी भी पार्टी में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जाके देख लो, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का उससे भी बड़ा एग्जांपल है। 132 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हर बार आते हैं, हर बार आएंगे ही। रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को किसी गवर्नमेंट ने आज तक छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि आंखें बंद करके वो हर बार एक्सटेंड होती रहती है। क्यों? क्योंकि उससे उनको कोई नुकसान नहीं है, उनका मकसद हल होता है। हाँ, एजुकेशन में, नौकरियों में, दूसरी चीजों में रिजर्वेशन के खिलाफ। रिजर्वेशन का एक तवील मुद्दा हो जाएगा, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता। उसी तरीके से मुसलमानों ने
अपना कोई ग्रुप मजबूती से ग्रुप बना के अलायंस नहीं किया है। और उसकी वजह भी वही है ना, हम तो सेकंड ग्रेड सिटीजन या गद्दार हैं देश के। मैं इसीलिए पहले ये मेंटेलिटी ठीक करना चाहता हूं कि मुसलमान शिकार थे, वजह नहीं थे पार्टीशन की। पहले हम ये चीज समझ ले, हमारे अंदर जो एक अंदर अपनी मानसिकता ऐसी बनी हुई है ना कि हम गुनहगार हैं और ये बात सच है, उसको खत्म कर लिया तो हम बराबरी से बात करेंगे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से। किसी नेता के जाके पिछलग्गू नहीं बनेंगे। जैसे ही ये काम होगा उस कम्युनिटी का भी फायदा होगा और मुसलमानों का भी फायदा होगा। ठीक है सब सर, ठीक है, आपकी बात समझ गए कि सब कुछ करना मुसलमानों को ही है। मैं अब आपसे और सवाल करना चाहता हूं। जो कील है ना वो है जिसके चारों तरफ सारी राजनीति बुनी गई है। ठीक है, अभी इस सवाल को मैं ये नहीं कह रहा कि वो ताकतवर लोग हैं, मेहरबानी करके समझिए। अच्छा ठीक है, मैं आ तो रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। मुसलमानों ने सबको अपना बड़ा भाई समझा आजादी के बाद। देखिए आप, क्या उन्होंने कभी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश की? गांधी नेहरू पे भरोसा किया और आज तक वो करते चले आ रहे हैं। वोट भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। चंद्रशेखर का एग्जाम्पल देख लीजिए, मायावती का देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव का देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव का देख लीजिए, ना जाने किस किस का देख लीजिए। मुसलमानों ने सिर माथे पर बैठाया, वो तो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। लेकिन जिनको वो बैठा रहे हैं वो तो नहीं पलट के देख रहा है मुसलमानों की तरफ, वो तो नहीं मुसलमानों को वोट दे रहा है। ये कह रहा है कि 80 सीट पे आ जाओ, तुम लड़ लो, मुसलमान यहां से जीत के 2-4 एमपी बन के चले जाए। कभी देखा है आपने? किया उन्होंने? फिर आप वहीं आ गए जब हम रिसीविंग एंड पे हैं। हम कोई ये तलाश रहे हैं कि हमने तो गलती की है, हमारी कम्युनिटी ने पाकिस्तान बनाने की गलती की है। मैं इसीलिए जड़ पे जा रहा हूं। जिस वक्त हम इस मानसिकता से बाहर आ जाए कि हम लोगों का नुकसान हुआ, शिकार हुए हम, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ एक चीज तो है ना कि उनके ऊपर देश तोड़ने का इल्जाम किसी भी तरीके से आरएसएस और बीजेपी साहब वो हिंदू कहलाते हैं। मैं अकरम रईस खान कितनी भी अच्छी बात करूंगा, कितनी भी मैं क्या नाम निष्पक्ष बात करूंगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्लिम हूं। वो एससी है, ओबीसी है, जो भी है, वो आदिवासी है, वो फिर भी हिंदू कहलाते हैं, उनको फिर भी रियायत मिल सकती है। ऐसा नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं ये आजादी से पहले। फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूं। आजादी में क्या कितने ग्रुप्स थे जो अंग्रेजों के सामने या हुकूमत के सामने नेगोशिएट करते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? भारत को नुमाइंदगी कौन कौन करता था? गिनती कीजिए। हिंदू पक्ष 1, मुस्लिम पक्ष 1, अनटचेबल पक्ष 1 जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते थे। तीसरा पक्ष था ये, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों जाते थे? किसकी नुमाइंदगी करने जाते थे? अनटचेबल्स की। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, हिस्ट्री सीखिए। फिर आते थे सिख, फिर आते थे एंग्लो इंडियन। ये ग्रुप्स थे जो नेगोशिएट करते थे हुक्मरानों से कि आजादी या लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैसे आएगी। ये भारत के नुमाइंदे थे, ये समझिए आप। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये तो पाकिस्तान बना तो बाकी सब उधर और हम चोर, क्योंकि हमने बनाया। जब तक जड़ बुनियाद पे नहीं जाएंगे हम, जब तक उस जो हमारे मुंह पे जो गंदगी पोत दी गई है उससे बाहर नहीं आएंगे, उसके बाद फिर हम बराबरी की बात होगी। अभी तो हम लोग जाके आंखें बंद करते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद से, कभी मायावती जी से, कभी समाजवादी पार्टी से सपोर्ट करने से पहले, उससे पहले कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, किसी से भी मुसलमानों ने एज ए ग्रुप बात की कि हमारी हक हिस्सेदारी, सरकार की बात तो बात है बाद में। आपकी अरे साहब, हांडी का मुंह बड़ा है। देखो, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और हमारे यहाँ कहावत बोली जाती है कि हांडी का मुंह बड़ा है, तो खाने वाले को भी तो शर्म आनी चाहिए। अगर हम उनके पीछे खड़े हैं, कंधे पर सवार होकर उन्हें कुछ बना रहे हैं, तो उन्हें भी तो लिहाज आना चाहिए ना। ये ताकत है, इसी दौर में देख लीजिए। ताकत जो दी जाती है ना, जो वो पैगंबर देते हैं, समझे आप? बाकी ताकत हासिल की जाती है और डेमोक्रेसी में हासिल करने के लिए वोट ही जरिया है। पैगंबर जो होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, वो ताकत लोगों में बांटते हैं अपने पास इकट्ठी करके। रसूल अल्लाह का एग्जाम्पल है ना, सबसे बड़े एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल है रसूल अल्लाह का इस बारे में। वो पैगंबरों का काम है। जब राजाओं का, अभी राजा कौन है? पब्लिक राजा है ना, मतलब हिस्से की परसेंटेज में राजा है, तो वो तो नेगोशिएट करके बराबरी से ताकत दिखा के टेबल पे बैठ के
नेगोशिएट करके होगा ना। इसीलिए बुनियादें समझने की जरूरत है, राजनीति की, जो डेमोक्रेसी की बुनियादें समझने की जरूरत है। अब आप किसी की अच्छाई पे डिपेंड कर रहे हो कि वो पैगंबर बन के, मसीहा बन के हमें दे, तो वो मसीहा नहीं है, इंसान है। इतनी बात भर है। आपकी क्या तैयारी है कि आप उसको, अपनी जो वोट की ताकत है उसको कैसे टेबल पर रख के उससे अपना हक हासिल कर सको। किसी ने पूछा, मैं इसीलिए मेरी बात को आपने बीच में रोक दिया कि गवर्नमेंट में आने के बाद तो बात की बात है, अपनी पार्टी में क्या हमें हमारी संख्या के हिसाब से, उस संख्या के हिसाब से नहीं जिस मिकदार में हम आपको वोट देते हैं, परसेंटेज ऑफ योर पार्टीज वोट, वो नहीं। जैसे सपा और कांग्रेस का अगर परसेंटेज देखा जाए, वोट परसेंटेज से, तो 60% से ज्यादा या 60%, 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट होगा। उस मिकदार में नहीं, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्या अपनी पार्टी में हिस्सेदारी देने को तैयार हो? किसी ने बात की? तो ये सब बुनियादी चीजें हैं, इसका हल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे आंखों के आगे एक कीचड़ का तालाब है ना, जो पर्दे डाल रखे हैं, उसको हटाना पड़ेगा। लोगों को मैं ये सिखाना चाहता हूं कि पढ़ो। मुसलमान विक्टिम थे पार्टीशन का, भारत देश विक्टिम था पार्टीशन का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी विक्टिम थे पार्टीशन का, क्योंकि मनुस्मृति लागू करने का रास्ता खुल गया बाबा साहब के संविधान के बावजूद। मुसलमानों की नफरत पे आप क्या समझ रहे हो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है? ये जो मुसलमानों को मार के मुसलमानों का नुकसान हो रहा है सिर्फ, वो तो शेड्यूल कास्ट का भी रहा ना, उनकी क्या हालत है? मॉब लिंचिंग क्या मुसलमानों से कम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की हो रही है? चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, आप विक्टिम की बात ज्यादा कर रहे हैं, हमें तो छोड़ देर के भूल जाइए। मतलब मैं एक मुस्लिम बन के बात करना चाहता हूं। सामने वाले जिन्हें आप विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आजादी के पहले से और अब तक, उन विक्टिमों ने कभी कहा मुसलमानों के कि आइए हम आपको बराबरी का अधिकार देंगे? उनके पास, खुद के पास है बराबरी का अधिकार? बता दो, आप मुझे बता दो जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी भोले हैं बेचारे, किसी के पास? अरे उनके सांसद चुन के जा रहे हैं, उनके सांसद चुन के जा रहे हैं, सारी पार्टी में उनके नेता हैं। मैंने आपको क्या बताया, 132 सांसद हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के। रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, रोज। मुसलमानों के तो बेचारे 24 ही है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर हमसे ज्यादा बुलडोजर चल रहे हैं। ये तथ्य है, ये वाकया है। वो 132 में से एक भी आदमी चू भी कर रहा है ना, चू, बताओ मुझे, आप बताओ। आप तो आप ये समझो बात, वो है बस शक्ल दिखाने के लिए हैं, फायदा नहीं है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पावर नहीं है। ठीक है, एंड करते हैं। मुसलमानों के पास 24 तो हैं, 24 देश की राजनीति चेंज कर सकते हैं, 24। ठीक है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि 3 लाइन विप यही छोड़ते हैं कि 24 हैं, वो 24 देश की राजनीति को चेंज कर सकते हैं अगर वो 24 वाकई में अपने, आप जो बार बार अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बाशऊर होकर काम करने की कोशिश करें तो और लोगों के लिए एग्जांपल पेश कर सकते हैं। और शायद उसके बाद SC ST कम्युनिटी के जो 132 के आसपास जो चुन के जाते हैं, वो लोग उनसे भी सवाल करने लग जाएं, और जब सवाल पूछने लग जाएगी जनता तो अपने अधिकारों को समझने लग जाएगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद बंटवारा करके जो उनको कमजोर करने की कोशिश की थी, वो फिर से एक बार साथ हार सकते हैं। पर क्या ये वाकई में इतना आसान है? कुछ सवाल हैं, उनके साथ फिर आपको छोड़े जा रहा हूं। अगले जो है एपिसोड में बात करने की कोशिश करेंगे उनके आसपास। देना चाहता हूं एक लाइन में। अच्छा, सत्ता लेना इतना आसान, कब आसान था? इतना कभी भी आसान नहीं होता। सत्ता लेना मुश्किल ही होता है, मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस मुश्किल को हमने क्रॉस किया तो फिर अमन और अमान का एक माहौल बनेगा, संविधानिक गवर्नमेंट असल में बनेगी। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है ना, उसकी गवर्नमेंट ईमानदारी से बनेगी। चलिए, विचार आपके अच्छे हैं, लोगों तक कितने पहुंच पाते हैं, लोग कितने समझ पाते हैं। दूसरी बात यह आएगी कि शुरुआत कैसे हो, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई, ये वाला काम तो सबसे पहले ही हो जरूरी, बाद में कुछ और चीजें हों। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ेंगे और अगले हफ्ते इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इन 24 से कैसे सवाल किया जाए और इन 24 को कैसे तैयार किया जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।